अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन ज़मान और आप देख रहे हैं जेनज़ीर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो हमारी इस नौजवान नस्ल का बहुत बड़ा मसला है। हम बात करेंगे स्किन के बारे में। आज हमारे साथ इसी के ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर सदफ़ ज़ाहिद मौजूद हैं। आप पैथोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, इसके साथ एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं। हमें जॉइन किया है डॉक्टर सदफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आप क्या देखती हैं कि हमारी पिछली नस्लों की तरफ अगर देखें, मौजूदा नस्ल में चेहरे और जो रंगत के मसाइल हैं, तो वो ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे आपको? ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये जनरेशन ज़्यादा अवेयर्ड है। हमारे पहले जो लोग थे उनके इश्यूज़ तो होते थे लेकिन वो इतने अवेयर्ड और कंसर्न नहीं होते थे। अब ये वाली जो हमारी जनरेशन है पैदा होते साथ ही इन लोगों को सोशल मीडिया से इनका जो है वो इंटरेक्शन है और मतलब ये कि ये लोग अवेयर्ड हैं और कॉन्शियस भी हैं। लाइक अगर हम अपने एंसेस्टर्स को देख लें तो वो नो डाउट वो अवेयर तो थे लेकिन वो कॉन्शियस नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। उनको पता होता था, वो रेमेडीज़ करते थे होम जो है ना होममेड या वो मतलब मलाई लगा ली, इस टाइप की चीज़ें मतलब ऐसा अपनी ही है, मदर्स को, नानियों टोटके। को टोटके भी देख लें। अब ये वाली जो हमारी जनरेशन है, ये कंसर्न्ड है ज़्यादा और दूसरा ये कि इनको है कि हम मतलब मेडिकल बेस्ड और साथ में साइंस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड चीज़ें यूज़ करें। अच्छा, हमारी इस नस्ल के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने करियर, अपनी तालीम से ज़्यादा अपनी लुक्स की फ़िक्र करते हैं। ये बात ठीक है, ये क्या तासुर है? नहीं, बिल्कुल अप टू 80% ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल वही वाली बात है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब भी फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आपकी लुक्स का होता है। लास्ट इंप्रेशन। लास्ट लास्ट इंप्रेशन भी होता है और इवन कोई बंदा बात भी बाद में करता है, आप हुँ, पहले उसकी लुक्स देखते हैं और हमारा जो सोसाइटी है वो काफ़ी जजमेंटल है, आई थिंक सो। ऐसा ही। तो आप बल्कि लोगों को मतलब बात बाद में करते हैं, आप पहले देखते हैं कि मैं ये इसका कैलिबर भी है कि मैं इससे बात करूँ। हुँ, तो वो उन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं, अब हमारी ये जनरेशन अवेयर बहुत है और कंसर्न भी है और कंपटीशन भी बहुत है जिसको मतलब करने के लिए, उसके साथ मैच करने के लिए फिर हमारी जो है जनरेशन वो करती डॉक्टर है। साहब, आजकल ना हर नौजवान, वो चाहे खातून है या मर्द है, हुँ, जो नौजवान है या कोई भी है, वो कहते हैं मेरी स्किन ख़राब है। अब हुँ, आप डॉक्टर हैं, हुँ। आपकी नज़र में एक हेल्दी स्किन की तारीफ़ क्या है? मेरी नज़र में हेल्दी स्किन की तारीफ़ ये है कि हमारी स्किन की मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है? एक है एपिडर्मिस, एक है डर्मिस लेयर, ठीक है? जब आपकी ये लेयर्स इनका पीएच ख़राब हो जाए तो आपकी स्किन जो है ना वो ख़राब है, डैमेज्ड है। इसको हम कहते हैं कि अगर आपका स्किन बैरियर ख़राब हो गया है तो आपकी स्किन डैमेज्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदे का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक 18 इयर्स का बच्चा है, टीनेजर है, तो ये नेचुरल है कि हार्मोन्स उसके फ्लक्चुएट करेंगे, उसके पिंपल्स, एक्ने होगी। लेकिन मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि आपकी स्किन ख़राब है। और अगर 80 इयर्स की आंटी या अंकल हैं, कोई भी है, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके ठीक है। रिंकल्स आ गए, तो ये भी नेचुरल है, मैं उनको भी नहीं कहूँगी कि आपकी स्किन ख़राब है। हाँ, बीइंग 30 इयर्स एज और 40 इयर्स एज आपका स्किन बैरियर डैमेज हो गया है, आपका पीएच जो है ना वो ख़राब हो गया है, आपकी स्किन प्रोन हो गई है सन डैमेज के लिए, प्रीमेच्योर एजिंग आना शुरू हो गई है। ठीक अब है। वो हम कैसे असेस करेंगे? वो हम असेस करेंगे स्किन बैरियर की वजह से। स्किन बैरियर ये होगा मतलब ये होता है कि उसमें आपके रूटीन की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं स्किन के ऊपर, एपिडर्मिस की भी लेयर होती है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, वो आपकी शट आउट हो जाती है। तो आपका जो चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्रॉम सन वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो मेरी नज़र में बीइंग पैथोलॉजिस्ट और बीइंग एस्थेटिक फिजिशियन, अगर एक बंदे का स्किन बैरियर डैमेज्ड है, अगर अगर उसकी स्किन जो है ना वो टाइप 3 टाइप 4 है, ये हमारी जो है ना स्किन की ग्रेडिंग्स होती हैं टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक। जो यूरोपियंस हैं वो टाइप 1 टाइप 2 में आते हैं और हम जो हैं टाइप 3 4 में आते हैं और अफ्रीकन्स जो हैं टाइप 5 और टाइप 6 में आते हैं। अब ये नेचुरल जो हम अपने जीन्स के साथ लेके आए हैं। अगर एक बंदे की स्किन जो है ना वो टाइप 3 ये की हमारा है, टोटल सबकॉन्टिनेंट सब टोटल टाइप 3 में सबकॉन्टिनेंट आता है? टाइप 3 टू 4 में, लाइक हम थोड़ा-सा व्हिटिश कंपे हमारा है ऐसा ही। कॉम्प्लेक्शन, टाइप 1 2 में नहीं हम आते, टाइप 1 2 में यूरोपियंस आते हैं। हमने इसको मेंटेन करना है, इसको हम बेटर कर सकते हैं। हम टाइप 3 से टाइप 4 में जा सकते हैं या टाइप 4 से टाइप 3 में जा सकते हैं, लेकिन हम टाइप 6 में नहीं जा सकते, हम टाइप 1 में नहीं आ सकते। ठीक है? अब जो ड्रिप्स लगाते हैं, इवन उनके साथ ये चेंजेज़ नहीं हो सकती। आपकी स्किन में ग्लो आ सकता है। अगर आपकी स्किन में ग्लो आ रहा है, आपका बैरियर ठीक है, तो हुँ, आपकी स्किन हेल्दी है। ड्रिप्स लगवाना ठीक है। ड्रिप्स अपने डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि उसमें भी आपके कंसर्न टेस्ट होते हैं। जो भी आपने ड्रिप्स लगवानी होती है ना, उसमें आपने हम ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स लगाते हैं, मल्टीविटामिन्स की लगाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये वॉश आउट होती हैं किडनीज़ के थ्रू या लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज़ होती हैं। अगर एक बंदा किडनी का पेशेंट है, उसका पहले ही क्रेटिनिन हाई है, उसमें आप उसको ड्रिप्स लगा देते हैं, तो वो तो उसको डैमेज करेगा। ठीक तो है। विदाउट मतलब
इवन ये हमारे भी कंट्री में शायद अभी ट्रेंड बनना शुरू हो जाए, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में या इवन ये हमारा जो हमसाया मुल्क है वहाँ पे कि लोग सैलून में जाके जो है ना वो ड्रिप्स लगवा रहे होते हैं। उनका अब ये टाइम है कि वो ना मतलब ड्रिप्स जो हैं जो कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करनी है वो ड्रिप्स लगवा रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन अच्छा, ये हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज़ इसमें ना आपने आप क्योंकि आपका ताल्लुक पैथोलॉजी से भी है, आप एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। हुँ। हम जो चीज़ नहीं करते वो ये है कि हम क्या वाक़ई ज़रूरी है कि हमें टेस्ट करवाने चाहिए अगर स्किन का भी इलाज करवाने जा रहे हैं हम पहले? इट डिपेंड्स कि आपका स्किन का कंसर्न कौन-सा है, ठीक है हुँ। ना? अगर आपकी एक्ने है, ठीक है? ठीक तो है। एक्ने के लिए कोई रिक्वायर्ड एज़ सच मतलब कोई टेस्ट नहीं है। आपको पता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है या वही कुछ डाइट के जो है ना वो चेंजेस वगैरह हैं। लेकिन अगर हुँ। किसी का मेलाज़्मा है, किसी का हिर्सुटिज़म है, ठीक है? कंसर्न्ड डिज़ीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी का हिर्सुटिज़म है तो हम उसके हार्मोन्स चेक करवाएँगे। अगर ठीक किसी है। का मेलाज़्मा है तो हम उसका सीबीसी, एचपी, हीमोग्लोबिन और साथ में सीरम फेरेटिन करवाएँगे। तो मतलब मेरा खुद पर्सनली इस फ़ील्ड में आने का पर्पस और इन दोनों को मिक्स करने का आप समझिए एक तरह से मैं कॉकटेल मैंने अपनी फ़ील्ड की बनाई है। मैंने अपनी ऐसा ही। पैथो को मैंने एस्थेटिक्स के साथ जॉइन किया है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस रह चुके हैं कि मुझे एक पॉइंट पे थोड़ा-सा मेलास्मा स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। तो मुझे था हुँ। कि मेरे हॉर्मोन्स की वज़ह से है, तो हॉर्मोन्स अगर मेरे ठीक होंगे तो मेरा मेलास्मा ठीक हो जाएगा। और मैंने जिनसे कंसर्न किया डॉक्टर्स, हुँ। डर्माटोलॉजिस्ट, तो मुझे था कि वो मेरा मतलब मुझे इंटरनली हील करेंगे, फिर मेरा एक्सटर्नल हील होगा। बट दे वर ओनली ट्रीटिंग माय टॉपिकल मतलब टॉपिकली मुझे ट्रीट कर रही थी। ठीक है। इसी तरह हिर्सुटिज़म का भी यही था कि मुझे था कि पहले मेरे हॉर्मोन्स ठीक हों, फिर मुझे लेज़र दिया जाए। लेकिन देखिए ये ना हुँ। अब एक तरह से प्रैक्टिस बन गई हुई है। तो ठीक है। मेरा मेन पर्पस ये है, मेरा एम भी यही है और मेरा लोगो भी यही है। मैं अपने मतलब अकाउंट पे भी सोशल मीडिया में भी यही कहती हूँ कि इंटरनली आप हेल्दी हों और एक्सटर्नली आप ग्लो करें और ब्यूटीफाई हों। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। आप अपने टेस्ट करवाएँ, खुद को इंटरनली ट्रीट करें और एक्सटर्नली आपकी चीज़ें खुद ही ट्रीट होना शुरू हो अच्छा, जाएगी। आपने अभी बात की प्रेगनेंसी की ना, हमारी ख़वातीन के बड़े मसाइल ये शुरू होते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उनके स्किन के बड़े इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उनको बिफ़ोर प्रेगनेंसी या अंडर प्रेगनेंसी ऐसी कौन-सी जो एहतियात है वो करनी चाहिए? क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है, ये हमने सुना भी है। तो आप क्या मशवरा देंगी उनको? मेरा ख़्याल है कि देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुँ। और बिफ़ोर प्रेगनेंसी जब एक बच्चे की शादी होती है ना, वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज में होती है, तो उसको बिफ़ोर टाइम कुछ मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक ठीक है? है। क्योंकि जो बेबी होता है ना इट्स लाइक अ ड्रेन, वो अपनी मदर से सही। सारे अपने न्यूट्रिशंस ले लेता है, उसमें मदर के अंदर डेफिशिएंसीज़ आती हैं, वो इस लेवल की डेफिशिएंसीज़ आती हैं कि वो फिर आपकी बॉडी से ही निकलती हैं, बट आपकी बॉडी उसको पूरा नहीं कर पा रही होती। ठीक है। तो ये सिर्फ़ प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं है, मतलब मैं एडवाइस हुँ। करती हूँ इवन यहाँ पे भी अपने भी पेज पे मैं प्रमोट करती हूँ कि अगर एक बच्चे की शादी होने वाली है ना, हुँ। तो वो 5-6 मंथ्स पहले अपने ट्रीटमेंट्स लेना शुरू कर दे सो दैट उसके रिज़र्व्स इनफ हों कि अगर एक हुँ। बेबी भी माशाल्लाह उसे ग्रो करके आता है तो उसके अंदर डेफिशिएंसीज़ ना हो। ठीक है। जिसमें फोलिक एसिड वो टाइमली लेना शुरू कर दे, अपना हीमोग्लोबिन वो टाइमली जो है ना वो बिल्ड करे। हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं, लेकिन हुँ। हार्मोन्स भी इस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं कि जब डिलीवरी हो जाती है तो हार्मोन्स दोबारा नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं। वो परमानेंट डैमेज नहीं होता। लेकिन परमानेंट डैमेज काफ़ी हद तक उन चीज़ों की बेस पे होता है जो चीज़ें आपने जिनकी आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है। तो ये कंसर्न्स होते हैं अच्छा, आजकल के दौर में स्किन केयर कितनी ज़रूरी है? या एक मार्केटिंग ट्रेंड ही है, इसको भी समझ लीजिए? स्किन केयर ज़रूरी है, लेकिन कितने स्टेप्स की स्किन केयर ज़रूरी है, दिस इज़ हुँ। पॉइंट ऑफ कंसर्न एक्चुअली। क्योंकि एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड रह चुका है कि आप मतलब 12-12 स्टेप्स भी करें, 10 स्टेप्स भी करें, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम आई थिंक सो 3 टू 4 स्टेप्स जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप इनफ है। ठीक है। मीन्स अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उसने सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है और हुँ। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उसने अपना फेस वॉश यूज़ करना है। किसी की ऑयली स्किन है उसने भी सैलिसिलिक एसिड बेस जो है ना वो अपना फेस वॉश यूज़ करना है, सन ब्लॉक लगाना है, मॉइस्चराइज़र उसने भी यूज़ करना है ऑयल फ्री। हुँ। मिनिमम और मैक्सिमम मेरे ख़्याल से अगर आप अपना हेल्दी रखते हैं ना स्किन, तो ये चीज़ें ज़रूर मतलब है। अब मैं मतलब मैं खुद लोगों का फेस और स्किन टेक्सचर मैं एग्ज़ामिन करती हूँ, तो हुँ। इवन जो लोग 60s में मेरे पास आते हैं, मैं कभी उनकी स्किन को मैं क्लींस करके देखती हूँ, उनकी स्किन इतनी प्यारी होती है कि वो इतना अच्छा ग्लो आ रहा होता है और इतनी अच्छी वो हाइड्रेट होती है और मतलब ये कि उनका स्किन बैरियर इतना अच्छा होता है कि मैं उनको कहती हूँ कि आप 60 इयर्स में हैं, लेकिन आपकी स्किन बहुत अच्छी और हेल्दी है। कुछ लोग 30s में भी आते हैं, उनकी स्किन मैं उनको मतलब एग्ज़ामिन करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है कुछ और वो डैमेज की वही मैंने आपको बताया कि अगर आपका बैरियर डैमेज हो गया ना, ऐसा ही तो है। आपकी स्किन डैमेज है और वो हमें कैसे पता चलेगा बैरियर डैमेज है? आपकी स्किन थिन आउट कर जाती है, पतली हो जाती है, आपकी ब्लड वेसल्स विज़िबल होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। आपने हल्की-सी उनकी जो है ना वो एक्सफोलिएशन की है, स्क्रबिंग की है, हुँ। क्लींजिंग की है,
तो उनका जो नीचे से जो है जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं वो पॉप आउट होना शुरू हो कुछ जाते हैं। लोगों का ये भी आता है कि उनकी स्किन के नीचे से फैट चली जाती है। वो डिपेंड करता है, वो एक्चुअली बहुत एग्रेसिव या सडन बहुत जल्दी वेट रिड्यूस किया हो उन्होंने तो उसके साथ होता है। अदरवाइज ये मतलब कुछ हमारे होते हैं ना नेचर के करीब होती हैं या एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि अचानक से उनकी बिल्कुल फैट के डिपॉजिट्स चले जाए फेस से, वो ठीक है। डाइट की वजह से। अच्छा, एक्नी, ये जी सिर्फ जी। एक्नी नहीं है, इसने हमारे जो नौजवान की बात कर लें उसके कॉन्फिडेंस पे भी ये असर डालती है, उसका एतमाद चला जाता है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए लुक्स है ना, सबसे पहले हमारी चीज़ हमारी लुक्स हैं। एक चीज़ आपके फेस पे आती है और कहीं ना कहीं हमारा पीक लेवल ऑफ जो एक्नी है ना ये आता भी उसी टाइम पे है जब बच्चे टीनेजर्स होते हैं। टीनेजर, अच्छा टीनेजर एक ऐसी चीज़ है, हमारी हमारे मन में दो चीज़ें, हमारा ब्रेन जो है ना एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, एक पीछे अमिगडाला वगैरह। अमिगडाला जो है ना आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। अब ये वो वाला एज है जिसमें आपका अमिगडाला सही हार्मोन्स के अंडर इन्फ्लुएंस आया, तब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं काम करेगा कि ये 2 साल में चली जाएगी, 4 साल में चली जाएगी। आपके इमोशंस, आपके हार्मोन्स आपको अफेक्ट कर रहे होते हैं। और एक आप सबसे पहले वही वाली बात है, लोग आपका चेहरा ही देखते हैं। लोग बिल्कुल, पहले बड़ी सबसे पहले बात, चेहरा ही हाँ, देखा जाता है। कि लोग आपका चेहरा देखते हैं या आपके प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो नो डाउट इसका तो 100% इफेक्ट आपके कॉन्फिडेंस पे आता है। अच्छा, स्ट्रेस, हार्मोन्स की कमी, नींद की कमी, ये भी एक्नी बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, ये एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम एग्रावेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। तो स्ट्रेस भी आपके हार्मोन्स को जो है ना फ्लक्चुएट करता है। डाइट और नींद की कमी, ये सब चीज़ें आपकी जो हैं वो एक्नी को एग्रावेट करती हैं। अच्छा, हमारी मार्केट में चीज़ें हैं कुछ चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कुछ और स्वीट्स चीज़ें हैं इस तरह की, कैंडीज़ देख लें, इनकी वजह से भी कोई स्किन पे असर पड़ते हैं? एक्चुअली देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं, दीज आर अनहेल्दी शुगर। हमारी बॉडी ये इस शुगर के लिए नहीं बनी हुई। तो ठीक जब है। हम ये लोग मतलब आम आवाम ये खाती है, बच्चे खाते हैं, तो फिर इनके इफेक्ट्स इस तरह से निकलते हैं, इस सूरत में बाहर आते ठीक है। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अलमिया पता है क्या है? हमारे जो नौजवान हैं या लोग हैं ना, उनके अगर किसी के चेहरे पे कोई छोटा-सा पिंपल निकलता है तो वो उसको फोड़ हम्म, लेते हैं और फिर उसको ख़त्म करने के लिए कोई नई क्रीम आज़माना शुरू कर जी देते जी, हैं। हाँ जी उसके बिल्कुल। नुकसानात भला क्या होते हैं? उसके नुकसान काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि ये भी स्कार्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ है आपकी सुपरफिशियल है, अगर आपका पिंपल है आपका सुपरफिशियल है, मोस्टली क्या हो जाएगा उसमें उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। आ, एक पिंपल बना, ठीक है, क्या होता है हमारा यहाँ पे जो है ना एक फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल है, या आपका एक पॉइंट है जिसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, इन्फेक्शन सुपर इम्पोज आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। आप उसको जो है ना एंटीबायोटिक्स लेके ट्रीट कर लेंगे, या ओरली खा लेंगे या फिर टॉपिकली लगा लेंगे। लेकिन अगर आप उसको स्क्रैच करेंगे ना, तो वो एक तो ये कि आपका इन्फेक्शन भी बाकी जगह को भी पे भी स्प्रेड करेगा, दूसरा ये कि वो स्कार में कन्वर्ट हो जाता है। और स्कार जो है ना वो डर्मल होते हैं, वो एपिडर्मल नहीं होते। एपिडर्मल स्किन जो है ना वो हम इवन माइक्रो नीडलिंग वगैरह इस तरह के प्रोसेस से भी ना उसको दोबारा से उसको मतलब रीग्रोथ उसकी करवा सकते हैं। चीज़ डर्मल हो जाए तो इसकी मोडेलिटीज़ तो हैं जिसके थ्रू हम इनको ठीक कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती अच्छा, है। एक्नी ख़त्म होने के बाद जो दाग रह जाते हैं, हम्म, एस्थेटिक से आपका ताल्लुक है, जी, वो एस्थेटिक्स के ज़रिए मुकम्मल ख़त्म किए जा सकते हैं? सेशंस के साथ मल्टीपल, मैंने आपको बताया कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। उन ऑप्शंस में हमारे पास माइक्रो नीडलिंग है, हमारे पास केमिकल पील्स हैं, हमारे पास लेज़र्स हैं। देन वही वाली बात है कि इट डिपेंड्स अपॉन के पर्सन उसके किस तरह के हैं दाग धब्बे, और जो है ना किस लेवल के हैं, और पेशेंट की फिजिबिलिटी और कितना वो ना लाइक उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड। लेकिन ग्रेजुअली जाते हैं, ये जादू नहीं होता कि एक चीज़ लॉन्ग टर्म चल रही है और आप कहेंगे मैं मैजिक करूँ और ये ख़त्म हो अच्छा, जाए। अक्सर लोग हमारे जो है ना वो फ्रेकल्स, मिलाज़्मा हम्म, और पिगमेंटेशन को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। इन चीज़ों में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए पिगमेंटेशन जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, पिगमेंट इज़ फॉर पिगमेंटेशन। पिगमेंट के साथ कहीं पे भी कोई भी पिगमेंट आ गया, इवन आपका मोल भी है, दिस इज़ अ पिगमेंट। कोई भी आपका आपके फेस पे पिगमेंटेशन है ना, दिस इज़ पिगमेंटेशन, इट इज़ हाइपर पिगमेंटेशन। अगर एक बच्चा स्कूल रोज़ जा रहा है, गर्मियों में जा रहा है, सनस्क्रीन नहीं लगा रहा, सन से एक्सपोजर हो रहा है, तो वो उसकी हाइपर पिगमेंटेशन है। ठीक है, ठीक है। अब बात रह जाती है फ्रैकल्स की और मिलाज़्मा की। जो फ्रैकल्स होते हैं ना, आपने नोट किया होगा, इवन हमारे यहाँ पे तो नहीं सोसाइटी में, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्रैकल्स को ब्यूटिफिकेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। उनके ना यहाँ पे इधर चीक बोन के और नोज़ के एरिया पे छोटे-छोटे से स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, और ये उनके जेनेटिकली होते हैं। इनको हम फ्रैकल्स बोलते हैं। और ये एक पैच की फॉर्म में नहीं होते, ये डॉट्स की फॉर्म में होते हैं, मल्टीपल साइड्स पे होते हैं। और वो लोग इसको ब्यूटीफाई करते हैं, बल्कि सन सन के नीचे जाके वो लोग सन बाथ लेते हैं अपने, उनको लगता है कि ये खूबसूरती की अलामत है, और ये जेनेटिकली होते हैं।
ठीक है, जहाँ जहाँ पे जिन पॉइंट्स पे होंगे वहाँ पे होंगे और सन के एक्सपोजर के साथ ये बढ़ जाएंगे, बट रहेंगे। ठीक है, दिस इज फ्रैकल्स। अब हाइपर पिगमेंटेशन भी हो गया, फ्रैकल्स भी हो गया। अब मिलाजमा क्या है? मिलाजमा उर्फ आम में छाइयाँ हैं, जिनके लिए हम वर्ड छाइयाँ यूज़ करते हैं, वो हैं। फिर ये हार्मोन्स के साथ, ये इट इज़ नॉट जेनेटिक, जेनेटिकली इंड्यूस्ड। मिलाजमा जेनेटिकली इंड्यूस नहीं है, बट इन तीनों में से सबसे मतलब डेंजरस चीज़ और स्टबन चीज़ जो कि ट्रीटमेंट जिसकी होती है, और बल्कि इसके लिए एक लाइन यूज़ की जाती है कि अगर किसी को मिलाजमा हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी सिर्फ मैनेजमेंट है, क्योंकि आपकी स्किन का डीएनए ख़राब हो चुका होता है। ठीक है, ये एपिडर्मल ये जो इतना होता है खतरनाक है। खतरनाक है, मतलब आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, डीएनए लेवल पर डैमेज हो चुकी है। आप इसको मल्टीपल तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ मिलाजमा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मिलाज़मा, अब अभी हम बात कर रहे थे मिलाज़मा की, तो मिलाज़मा जो है वो सिर्फ़ हमारे ख़वातीन के अंदर है या मर्दों के अंदर भी नहीं, मौजूद? ये मर्दों के अंदर भी है, और क्योंकि इसकी बेसिक अगर हम पैथोफिजियोलॉजी या पैथोलॉजी देखें तो मिलाजमा हार्मोन्स के साथ लिंक्ड है, सन एक्सपोजर के साथ है लिंक्ड है, और किसी हद तक जेनेटिक्स के साथ लिंक्ड है। तो जो है ना हार्मोन्स, और साथ में जो है ना आयरन डेफिशिएंसी, ये तो मेल्स में भी है। मेल्स में अगर सीबीसी और आयरन मतलब उनका एचपी लो है और सिनेफैटिन लो है तो उनमें छाइयाँ बन जाएंगी, और अगर उनका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो उनमें छाइयाँ बन जाएंगी। ठीक है। अच्छा, हमारी मार्केट के अंदर ना इंस्टेंट ग्लो, फेयरनेस क्रीम्स और इंस्टेंट ग्लो प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी भरमार हुई पड़ी है। जी बिल्कुल। फ़ौरन तौर पर लगा लेनी चाहिए या इनके नुकसानात भी हैं? इनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, बट वही वाली बात है, अवेयरनेस की बात है। लाइक अगर मैं सोचूं कि एक 18 इयर्स का बच्चा है, 20 इयर्स की बच्ची है, तो उस टाइम पे ना एक्चुअली बल्कि अवेयरनेस भी होती है, बट उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ना वो लोग लगा लेते हैं, लेकिन ये कि नहीं लगानी चाहिए। जब आपको अवेयरनेस आ जाती है ना तो फिर आप खुद कहते हैं कि ये वही क्रीम है जो कि आपके स्किन बैरियर डैमेज करती हैं और हर्सुटिज्म करती हैं, टेलेंजिक्टेजियास करती हैं। अच्छा, हमने बात की ना पिगमेंटेशंस की, तो पिगमेंटेशन जो है ये क्रीम के ज़रिए लोग इसका ख़ात्मा कहते हैं कि क्रीम लगाओ पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। आजकल वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, वो उसके एड्स आ रहे होते हैं प्रमोशनल कि इसको लगाएं आपकी सारी पिगमेंटेशन चली जाएगी, इसमें विटामिन है, ये है, वो है। तो ये सिर्फ क्रीम के ज़रिए ख़त्म हो सकती है या इसके प्रॉपर कोई इलाज है? देखिए, इट डिपेंड्स कि जो क्रीम जो बेचा जा रहा है आपको, उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्योंकि जो है ना उन लोगों ने इंग्रेडिएंट्स में बहुत सी चीज़ें हिडन होती हैं जो आपको नहीं पता होता। मर्करी होती है, और साथ में जो है ना स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके मेलानिन प्रोडक्शन को सप्रेस कर देते हैं। पिगमेंटेशन में जो मेलानिन है वो पिगमेंट आपके स्किन का, उसको सप्रेस कर देंगे। वक्ती तौर पे वो सप्रेस हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में वो उतना ही एग्रावेट होकर सामने आएगा। तो मैं नहीं बिल्कुल भी कहूँगी कि क्रीम्स आपका जो है ना वो हाइपर पिगमेंटेशन का आपका सोल्यूशन है। आप अपनी पिगमेंटेशन को रोक सकते हैं, क्योर कर सक मतलब वही वाली बात है कि टाइमली उसको क्योर कर लें, सनस्क्रीन लगा के, थोड़ा-सा अपनी पर्सनल केयर करके। लेकिन क्रीम्स और स्पेशली ये जो ओवर द काउंटर मिल रही हैं, जो सिर्फ़ नाम बिक रहा है, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कोजिक एसिड हो गया, अल्फ़ा आर्बुटिन हो गया, नाइसिनामाइड हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो कि मेडिकली बेस्ड हैं, और ये वो हैं जिनका हमें जो है ना मतलब पता है इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है और किस तरह से काम करती हैं, या फिर मेलानिन को किस तरह से सप्रेस करती हैं। वो आपने डॉक्टर की जो है ना प्रिस्क्रिप्शन के साथ यूज़ करनी है। अच्छा, अभी आप सनस्क्रीन की बात कर रही थी ना, तो आजकल हर वो वांज़-ए-आम हो गया है, धूप पे निकलो तो सनस्क्रीन लगा के जाओ। ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान जैसे मुल्क के मौसम में? आपने बाहर भी विज़िट किया होगा, उधर भी के एनवायरनमेंट को भी देखा होगा। जी। पाकिस्तान का कंपेयर करें तो इतना ज़रूरी है सनस्क्रीन? देखिए, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ आप चाहे खाना ना खाएँ लेकिन सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ। मतलब मज़े की बात है डॉक्टर आजकल साहिबा ने कमाल मशवरा दिया कि अगर आप खाना बेशक ना खाएँ, लेकिन सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ, इट अगर आप डिपेंड्स। खूबसूरत रहना चाहते हैं। हाँ, इट डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी लाइफ़ की क्या प्रायोरिटी है। लाइक मैं अगर खुद अपने आप को देखूँ ना, वो मज़े की बात है, मैं खुद हर वज़ू के बाद, नमाज़ के बाद मैं कुछ और लगाऊँ ना लगाऊँ, मैं सनस्क्रीन ज़रूर घर में रहते हुए इशा की नमाज़ के बाद भी। और ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है सिर्फ हम सन से हमारा एक्सपोज़र होगा तभी हमने सनस्क्रीन लगाना है, ऐसी बात नहीं है। हमारी यूवीबी लाइट जो है ना, वो रेज़ जो है वो सन से आते हैं, लेकिन यूवीए जो है ना, ये वो है जो हमें नज़र नहीं आती, और ये तब भी होती हैं जब सनलाइट नहीं भी होती। और ये जो यूवीबी है ना, वो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन की फॉर्म में आपको डैमेज करती है। जो यूवीए है वो प्रीमेच्योर एजिंग और रिंकल्स की फॉर्म में डैमेज करती है, और वो ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, घर में रहने वालों को भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए? लगाएँ एक पॉइंट दें अपनी स्किन को जिस टाइम पे वो ब्रीथ कर सके, ठीक है? मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपने रात को 2 बजे भी अपना मोबाइल यूज़ करना है, तो रेज़ तो पड़ रही हैं आपके फेस पे, ठीक है? जो कि डैमेज कर रही हैं, तो फिर आपने लगाना है।
अच्छा, एक हमारे वो प्रोडक्ट्स हैं, वो चीज़ें हैं, आम आदमी को पता ही नहीं चलता। कुछ नाम हैं SPF 30, SPF 50, SPF 100, वो इनका इंतखाब किस तरह से करें? हाँ जी, अच्छा SPF इट स्टैंड्स फॉर सन असल में तो मैं प्रोटेक्शन आपसे ये फैक्टर। जानना ये चाह रहा हूँ कि जी, ये हैं क्या? जी, सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है? 30 है, 50 है, 100 है। 30 मीन्स कि ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपको 2 आवर्स के लिए प्रोटेक्शन दे रहा है अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं जिसमें 30 लिखा हुआ है। अगर किसी में 50 लिखा हुआ है तो समझ लें 4 आवर्स के लिए लगा रहा है, और अगर 100 लिखा हो तो थोड़ा उससे ज़्यादा लगा रहा है। लेकिन 100 का मतलब ये नहीं कि आपने दिन में एक दफ़ा सनब्लॉक लगा लिया, आप सारा दिन अब सनब्लॉक नहीं लगाएँगे। वो भी मैक्सिमम 5 आवर्स का होगा। उसके बाद आपने लगाना है मगर SPF। अगर आपने SPF 100 भी लगा लिया है तो आपको 2 घंटे बाद उसकी भी एहतियात करनी 4 होगी। आवर्स के बाद, ठीक है। मतलब थोड़ा-सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, आपने रीअप्लाई करना है अपना सनस्क्रीन। मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा, आपका ताल्लुक जो है हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है और साथ आप एस्थेटिक के फिजिशियन हैं। ये दोनों को एक साथ कैसे आपने ज्वाइन कर लिया? कोई एक फील्ड होती है किसी की कि उसका वो माहिर है, तो आप दोनों माशाल्लाह इस फील्ड्स में माहिर हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? एक्चुअली ये जो है इंटरेस्ट की बात है। मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, उसमें मैं फिर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हूँ। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट एक वो डॉक्टर या पैथोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि आपका सेलुलर लेवल के ऊपर जो है ना वो टिशू को देखता है। अब जब मेरे पास केसेस आते थे हमारे पास, और एक मैंने अपनी सारी जो ट्रेनिंग वगैरह की है, जनरल हॉस्पिटल से की है, LGH से की है, UHS से की है, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल में मैंने, सिम्स कॉलेज में मैंने मतलब ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स मैंने काम किए। तो मेरे पास जितने भी सैंपल्स आते थे उसमें मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ नोट की थी कि स्किन का जो हमारे पास आते थे, जो भी सैंपल्स आते थे जिनके ऊपर हमने कमेंट करना होता था कि ये डिज़ीज़ कौन सी है, वो बहुत हद तक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती थी और हम उसके ऊपर कमेंट करते थे। तो मुझे होता था कि मतलब अगर मैं इस एरिया को मैं कवर करती हूँ कि मैं बता सकती हूँ कि ये डिज़ीज़ क्या है, तो मुझे एटलीस्ट इतना मेरे पास नॉलेज होना चाहिए कि मैं किसी को ये गाइड कर सकूँ कि इसकी अगर ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है। तो ये मेरा खुद मेन जो था ना इंसेंटिव था कि मैं हिस्टोपैथोलॉजी को साथ में एस्थेटिक्स के साथ ऐड करूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हर तरह के लियंस आते थे, बुल्लाज आते थे, डिजीज़ आती थी, सोरियासिस हो गया, डर्माटाइटिस हो गया, मल्टीपल लेवल अच्छा, चीज़ें। आपने पहले पैथोलॉजी को चूज़ किया, उसके जी। बाद एस्थेटिक की तरफ आई आप। हाँ जी, क्योंकि मैं पर्सनली अभी भी मेरे पास कोई आता है ना, मतलब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ तो मैं अपने आप को एज हिस्टोपैथोलॉजिस्ट ही इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमने भी आपका देखा तो उसके हमें भी वो महसूस हुआ कि आप हाँ। एस्थेटिक की जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे पहले आप पैथोलॉजिस्ट हैं। हाँ जी, और ये मैंने ऐड ऑन किया और मैं इसको बड़े फ़राख़ दिली के साथ मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और मैं लोगों को बताती हूँ कि आई एम नॉट अ डर्माटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट वो बंदा है जिसने अपनी ज़िंदगी के 4 साल लगाए हैं डर्मा में। मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल 10 साल लगाए हैं हिस्टो में, और हिस्टो मेरी मेरी आइडेंटिटी है। हिस्टो ही मैं आगे लेके चलूँगी। अच्छा। हिस्टो की बेस पे ही मैं अपने ट्रीटमेंट्स करूँगी अच्छा, आपकी एस्थेटिक्स के। जर्नी है, इसके हवाले से मेरे पास एक सवाल आ गया है। लोग समझ ही नहीं पाते, आप एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, लोग डर्मेटोलॉजिस्ट और जो एस्थेटिक फिजिशियन है एक ही समझ लेते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, डर्मा एक बहुत वास्ट जो है ना फील्ड है। डर्माटोलॉजिस्ट हमारा जो है ना इट इज़ वन ऑफ वेरी मतलब सक्सेसफुल डॉक्टर्स, ठीक है, और उसकी एक टोटल 4 to 5 ईयर्स की डिग्री मतलब ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप डर्माटोलॉजिस्ट बनते हैं। और ठीक है। डर्मा इज़ लाइक दिस कि किसी को लाइकन प्लानिस हो गया, किसी को सोरियासिस हो गया, किसी को बुल्लस हो गए, मतलब बुल्लालियंस वगैरह हो गए, ठीक है। तो उन्होंने उसको ट्रीट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है। एस्थेटिक इज़ समथिंग एल्स। एस्थेटिक इज़ जो आपके फेस से रिलेटेड है या आपकी कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, जो यहाँ पे जो आपको एक्सटर्नल नज़र आ रहा है। मतलब मेरे पास अगर सोरियासिस का पेशेंट आएगा, मुझे उसका पता भी होगा मैंने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, मैं फिर भी कहूँगी आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। मेरे पास एक हाइपर पिगमेंटेशन का पेशेंट आएगा, एक एक्ने का पेशेंट आएगा, एक रिंकल्स का पेशेंट आएगा, एक मतलब उसका कंसर्न होगा कि मैं ब्यूटीफाई हो जाऊँ, मैं अच्छा लगूँ, मैं प्रेजेंटेबल लगूँ। वो मेरे पास आएगा, मैं उसको 10 मोडेलिटीज़ बताऊँगी कि मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं। अच्छा, पैथोलॉजी और एस्थेटिक ये आपस में लिंक्ड करते हैं? ये काफ़ी लिंक करते हैं, मैंने आपको बताया लाइक कि हमारे पास बीइंग हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास सारे डिपार्टमेंट से सैंपल्स आते हैं टू डिफाइन और बताना कि एक्सप्लेन करना कि डिज़ीज़ कौन सी चल रही है। तो इस तरह से ठीक है। बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, क्योंकि अगर आपने किसी डिज़ीज़ को सेलुलर लेवल पे उसको डिफाइन करना है तो आपने उसको पैथोलॉजिकली हिस्टोपैथोलॉजिकली उसको एक्सप्लेन करना है, इलेबोरेट करना है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा, इंटरलिंक्ड है। डॉक्टर साहिबा, कौन से मिनिमम हम लैब टेस्ट की बात कर लें, लोग आईवी ड्रिप्स लगवाते हैं, तो जी। मिनिमम लैब टेस्ट कौन से हैं जो आईवी ड्रिप्स लगवाने से पहले हमें वो करवाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो
बेस लाइन आती है ना हमारे पास, बेस लाइन वो है जो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल टेस्ट नहीं है, हम रूटीन में करवाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी जिसको कहते हैं, ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी करवाएं, ठीक है। आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएं, HbA1c करवाएं, HbA1c करवाएं तो दैट आपका पता चले कि आपका शुगर लेवल क्या चल रहा है, आपका कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि बहुत से लोग अनकंट्रोल्ड शुगर के साथ आते हैं, जिसमें हम लोग इवन बोटॉक्स फिलर थ्रेड्स भी उनको रेकमेंड नहीं करते अगर एक पेशेंट का अनकंट्रोल्ड चल रहा है शुगर। अच्छा, ये इसकी वजह कुछ हमारी सोसाइटी के वो लोग हैं जो हमें स्क्रीन पर नज़र आते हैं, तो वो भी बड़ी मोटिवेशन बनते हैं हमारे लोगों की कि वो भी आईवी ड्रिप्स लगवाएं और प्यारे हो जाएं, तो आपको भी नहीं लगता कि वो लोग भी इसकी रीज़न हैं कहीं ना कहीं जाके? देखिए ये हमारी सोसाइटी का डायलेमा है कि एक बंदा 2 मिनट्स की रील बना के वायरल हो जाता है और एक बंदा 20 साल की पढ़ाई के बाद बैक फुट पे चला जाता है, ठीक है। लोगों को पता होना चाहिए कि हमने अपना आइडियल किसको बनाना है और किसकी बात को कितने इंपॉर्टेंस देनी है और कितना फॉलो करना है। हमारे लोगों के पास बहुत सी ऑप्शन हैं लोगों को फॉलो करने के लिए, मल्टीपल। आप इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, मुझे नहीं लगता एक डिग्री जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई रियली डोंट नो, लेकिन एक अपेरेंटली लगता है मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कोई रिसर्च बेस्ड बात करते होंगे, या तो रिसर्च बेस्ड बात करें ना, वो सिर्फ उन्होंने अपनी पीआरस लेने होते हैं, पीआरस को प्रमोट करते हैं। अब पीआरस के अंदर आप बहुत ज़बरदस्त बात कर रही हैं। इससे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हम आपके जितने भी यहाँ पे डर्मा के क्लिनिक्स हैं या एस्थेटिक के हैं कई बड़े, वो पहले बुलाते ही इन्फ्लुएंसर्स को हैं कि हमारी प्रमोशन हो जाए और हमारे क्लिनिक। और अब ये देखिए मेरा जो सेटअप है ना, ऑलमोस्ट 4 मतलब बड़ी ईद के बाद से मैंने इसको फंक्शनल कर दिया था, मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाया। ये मेरा मैं हालांकि मैं हमारे साथ पार्टनर शामिल हैं, मरियम परवेज उनकी कज़न है, भाभी लगती हैं, कज़न की वाइफ हैं। ही वॉज वेरी मच कंसर्न कि आप ही उनको बुलाते हैं। मैंने उनसे कहा देखिए ये मेरा पढ़ा वो शी इज़ अ नाइस गर्ल, मतलब मुझे खुद अच्छी लगती है मरियम परवेज, मतलब अगर वो कभी आना चाहिए मुझे अच्छा लगेगा वो आए, लेकिन मुझे था कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ, या मतलब मेरे डॉक्टर की क्या वर्थ रहेगी अगर मैंने अपने आप को चलाने के लिए एक इन्फ्लुएंसर को बुलाना है। मेरे अपने काम की, मेरे अपने अल्फाज की, मेरे अपने बोलने की उसी कोई वर्थ होनी चाहिए ना। ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं आप, पैथोलॉजी का हमने डिस्कस किया, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट लिंक्ड है, कनेक्शन है इसका एस्थेटिक से? एक्चुअली इसका एस्थेटिक से ऐसा नहीं है, लेकिन इसका डर्मा से लिंक्ड है, जिसकी वजह से मेरा शौक हुआ कि मैं एस्थेटिक्स में जाऊं। मैंने आपको बताया ना कि जितनी भी मल्टीपल डिजीज हैं, इवन एक चीज़ सोरियासिस है या वो डर्माटाइटिस है, तो उसको अगर एक बाहरी पैच बना तो क्लिनिकली आप उसको डिफरेंट तरीके से इवेलुएट करेंगे, उसको कंफर्म करने के लिए आपको उसको हिस्टोपैथोलॉजी करवानी पड़ेगी। तो मैं इस तरीके से मेरा जो था ना इन दोनों का लिंक था। फिर उसमें मैंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल, मैं 2016 से हिस्टोपैथ में हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने डर्मा में जाना है तो मैं ज़िंदगी के फर्दर 5 साल 6 साल एक दूसरी स्पेशलिटी को लगाऊं। तो मुझे था कि नहीं, मैं फ़िलहाल ये चीज़ नहीं कर सकती, मैं इसको एस्थेटिक्स के थ्रू ऐड ऑन कर सकती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एस्थेटिक को जानती हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंडर आती होंगी, बोटॉक्स, फिलर, पीआरपी, लेज़र। एक आम आदमी को, मेरा ये सिंपल सा सवाल है आपसे कि एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसको स्किन के एस्थेटिक के इलाज की ज़रूरत है? देखिए ये चीज़ें जो है ना सब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है। एक बंदा है, मेरी मदर है या कोई 70 इयर्स की फ़ीमेल है, उनके रिंकल्स हैं, उनके मल्टीपल जो है ना वो लाइंस आ रही हैं, ठीक है, स्टैटिक भी हैं, डायनेमिक भी हैं, बट वो कंसर्नड ही नहीं है, तो वो उनको तो कोई बंदा नहीं कह सकता ना आप कुछ करवा लें। एक 40 इयर्स की लड़की है या लड़का है, वो देखता है कि यार मतलब मेरे यहाँ पे थोड़े से रिंकल्स आ रहे हैं, क्रॉस फिट आ रहे हैं, मैं जब फ्राउन करता हूँ मेरी लाइंस प्रोमिनेंट होती हैं, या मतलब मेरी स्किन उतनी ग्लो नहीं करती, मुझे थोड़ा सा मतलब या मेरी स्किन थोड़ी सैग कर रही है, तो ये सब्जेक्टिव है पर्सन। मतलब ये एक बंदे को आप ना फोर्स नहीं कर सकते, आप उसको बता सकते हैं कि आपके ये इश्यूज हैं, हमारे पास इसकी ऑप्शंस हैं, आप ले सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं। इवन अगर एक बंदा आता है ना, वो कहता है मेरे ये इश्यूज हैं, देखिए मुझे लगता है मेरे रिंकल्स हैं, मैं कहूँगी मुझे नहीं लगता आपके रिंकल्स हैं, मैं उसको ये भी गाइड करूँगी कि नहीं भाई अभी, क्योंकि जब हम बोटॉक्स लगाते हैं, बोटॉक्स क्या है, ये टॉक्सिन है, ये आपके मसल्स को रिलैक्स करती है, पैरालाइज करती है। इंसान डिप्रेस्ड हुआ होता है अपनी चीज़ों को लेकर, तो वो ओवर थिंकिंग करके कह जाता है कि लेकिन देखिए बीइंग डॉक्टर हमारा ये जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बताएं, और बोटॉक्स अगर आप अर्ली लगा रहे हैं तो फिर जब आपको वाकई में इसकी ज़रूरत पड़ती है तब आपके मसल्स रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं, तब आपके मसल्स काम नहीं करते, तब वो उसका इफेक्ट नहीं ले रहे होते। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी है, आप ये एस्थेटिक के ही अंडर आता है, तो कॉस्मेटिक जो प्रोसीजर होता है किस उम्र में जाकर ये इंसान को करवाना चाहिए? देखिए मैं आपको मतलब सजेस्ट मैं यही करती हूँ कि
इट्स बेटर कि स्टार्ट से आप अपनी हम्म। स्किन केयर रूटीन अच्छी रखें, साथ साथ में अपनी आपको इवेलुएट करवाते रहें। और मतलब मुझे ये लगता है इट्स नॉट लाइक अ बुफे कि आप बुफे में जाएं और कुछ चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने ये चीज़ करनी है। आपकी प्रॉपर इवैल्यूएशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा डॉक्टर सिंसियर और ऑनेस्ट है, और वो सिर्फ पैसा नहीं बनाएगा, वो मुझे देख के बताएगा कि आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है। ठीक है। इवन अगर आप फिलर्स भी करवाते हैं ना, तो फिलर्स भी आपके ना, फिलर्स थोड़े अरसे के बाद डिजोल्व होकर आपके जहाँ पे ग्रेविटी आती है ना, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ पे जाके बीड बन के बैठ जाता है। अगर किसी ने कहा है कि मैंने अपने नेजोलेबल फोल्ड ख़त्म करना है और उसने फिलर करवाया है, कुछ टाइम 6 महीने बाद 7 महीने के बाद वो बीड बन के यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसके जॉवल्स बना देगा ग्रेविटी वाला। ठीक है, तो एक चीज़ जो उसने 40 साल की उम्र में करवा ली है, उसको रिक्वायर्ड ही नहीं थी, तो ठीक है। बजाय से कि उसको फ़ायदा दे रही है, उसको नुकसान होता है। अच्छा, आपका ताल्लुक पैथोलॉजी से भी है, तो आपको लगता है कि बाज़ औक़ात जो हमारी स्किन के इश्यूज़ हैं, वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद बीमारियों को भी ज़ाहिर कर रहे होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आप समझ लें कि ये हमारी बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ स्क्रीन, हुँ। ठीक है? या वो आइसबर्ग की तरह देख लें कि ऊपर इतना पार्ट नज़र आता है, मेन चीज़ अंदर पड़ी होती है। हमने पहले उस मेन चीज़ को इंटरनली ट्रीट करना है, और मेरा बहुत हद तक एम भी यही है कि इस चीज़ को इसी तरीके से लेके चला जाए। देखिए, बीइंग डॉक्टर वी आर नॉट पार्लर वाली बाजियाँ, ठीक है? हम वो लोग हैं जिन्हें ये कोर नॉलेज है। ऐसे ही हमें है। ज़िंदगी के 5 साल 10 साल ऐसे नहीं लगा दिए, हमें चीज़ों की रियलिटी का पता होता है, तो हमें आगे लोगों को भी ऐसे ही गाइड करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आएँ। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे काफ़ी इश्यूज़ सामने आते हैं, विटामिन डी और काफ़ी विटामिन्स की कमी भी हमारे अगर स्किन के अलावा हमारे बालों पर भी असर डालती हैं। बिल्कुल, मल्टीविटामिन्स चाहिए हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी के लिए, हमें मल्टीविटामिन्स चाहिए। विटामिन बी12 हो गया, विटामिन डी आपकी वैसी बोन हेल्थ के लिए बेहतर होता है। विटामिन बी12 जो है डेफिशिएंसी हो जाए, आपके सारी जो नर्व्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं, आपके जो है ना आरबीसीज़ जो है ना वो डैमेज होते हैं, आपका ब्लड नहीं ठीक बनता। एक बंदे को अनीमिया हो जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, फिर उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के हर पार्ट पे आएगा, आपके बालों में, आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी फंक्शनिंग में, आप लेथार्जी फील करेंगे, ऐसा ही है। और वो जो चक्कर आना आम ज़ुबान में कहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ना एक ट्रेंड बन चुका है, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स वो स्क्रीन पर आते हैं और वो एक चीज़ की मशहूरी करते हैं और वो फिर उसके ऊपर हमारी जो यूथ है स्पेशली वो अमल करना शुरू कर देती है। वो जाके वो प्रोडक्ट ख़रीदती है और बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे से, बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर रिसर्च किए वो उसको यूज़ करना शुरू हो जाती है, जिसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। तो ये कितना ख़तरनाक है? ये बहुत ख़तरनाक है। देखिए, मैं आपको यही कही थी कि हमारी यूथ बहुत नॉलेज्ड है, और उनके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और उनके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। उनके पास वो छोटे जब हम थे, लाइक जो 90s के बच्चे थे ना, उनके पास ऑप्शंस ही पीटीवी, एटीवी और जो है ना एसटीएन, ये बच्चे हैं जिनके पास ऑप्शन है 100 ऑफ चैनल्स। इसके अलावा सोशल मीडिया, इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स, तो इनको बड़ा स्मार्टली चीज़ें पिक करनी है, और इनकी कॉन्सिक्वेंसेस वो हैं जिनके लिए जब ये जो प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे ना, उनमें से किसी बंदे ने, किसी कंपनी ने ना उसको नहीं करना, ठीक है। वो नहीं कहेंगे कि हाँ ये हमारी वजह से हुआ है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस इनको ही, इनकी प्रीमेच्योर एजिंग होगी, इनके प्रीमेच्योर रिंकल्स पड़ेंगे, इनके प्रीमेच्योर जो है ना वो हाइपर पिगमेंटेशन होंगे, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, और फिर ये डॉक्टर्स के पास आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने मुझे बताई थी, हमें बताई कि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि खाने से पहले भी आपने इस्तेमाल करनी है। एक और चीज़ भी है मॉइस्चराइज़र, ये कितना ज़रूरी है? मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र के बारे में एक मिथ है कि शायद जो ऑयली स्किन वाले हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, मॉइस्चराइज़र आपने ड्राई स्किन वालों ने भी यूज़ करना है, उन्होंने ऑयल बेस्ड यूज़ करना है, और जो दूसरे हैं जिनकी मतलब ऑयली स्किन है उन्होंने जेल बेस्ड यूज़ करना है या फिर ऑयल फ्री यूज़ करना है। ये वो चीज़ है जो आपकी मॉइस्चराइज़र क्या करेगी, आपके अपना जो स्किन बैरियर है ना उसको हील करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। वो आप ये कि अपना मतलब रात को सोते हुए एटलीस्ट लगा लें, या सुबह अगर फीमेल्स या मेल्स जो भी हैं वर्किंग एरिया में जा रहे हैं तो सन ब्लॉक के बाद या सन ब्लॉक से पहले आप अच्छा, आप ऑयली स्किन की बात कर रही थी, तो ऑयली स्किन क्यों होती है? इसकी कोई बड़ी वजह है? ऑयली स्किन ये होता है कि हमारी बॉडी में सीबम प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और वो सीबम प्रोडक्शन के भी सीबम ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं बॉडी के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, ठीक है, और उनमें से मोस्ट लाइकली ये जो है ना सबसे ज़्यादा हमारे फेस के टी जोन एरिया में होते हैं, और ये एक्टिवेट होते हैं विद हार्मोन्स, ठीक है, तो ये इसका जो है ना वो पैथोफिजियोलॉजी है, इस तरह से बनती है। डॉक्टर साहब, आजकल जो है हेयर फॉल नौजवानों में, बच्चों में बड़ा आम हो चुका है, ये क्यों आम हो गया है? स्ट्रेस। इसका हेयर का जो है ना मेन
लिंक जो है ना वो स्ट्रेस के साथ है, ठीक है। और इसकी मल्टीपल कॉजेज़ हैं, जिनमें से एक थायराइड भी होता है। थायराइड में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए ना, तो आपका थायराइड जब फंक्शन ठीक से नहीं करता तो आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर वही ह्यूमिडिटी हो गई, फंगल इन्फेक्शंस हो गए, फिर फीमेल्स बच्चे, फिर बच्चे भी बड़े ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं हेयर के, कलरिंग करवा रहे हैं, डाई करवा रहे हैं, तो उनमें फिर जो है ना ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल कई तरीके के, कई किस्म के, बल्कि मैं तो कह दूँ कि हेयर ऑयल्स भी निकल आए हैं। हर बड़े से बड़ा ब्रांड ये चाहता है बगैर किसी वो एस्थेटिक या डॉक्टर स्पेशलिस्ट के बजाय आप पहले उसके वो ऑयल्स ख़रीद लें। तो आप क्या कहती हैं कि ये ऑयल्स भी लगाने ही चाहिए? जिस तरह हम स्किन की बात कर रहे थे, हेयर भी बहुत बड़ा मसला है, हेयर्स का भी, तो ऑयल भी इसी तरह लगा लेनी चाहिए? देखिए, ऑयल का पर्पस क्या है? नरिश करना, हमारे स्कैल्प को नरिश करना। अगर उसके अंदर वो वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आलमंड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, अगर उसमें ये वाले इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप लगाएं। अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो मैं टू बी ऑनेस्ट सजेस्ट नहीं करती। ठीक है। अच्छा, आजकल बड़ा हमें नाम सुनने को मिलता है रैशनल वाइटामिन, ये कितने ज़रूरी हैं? ये ठीक है, आप अब मल्टीविटामिन आप अपने ले लें, आप यूज़ करें, उसी में ये चीज़ें भी आ जाती हैं। लाइक ये इट इज़ लाइक कि आपको इंटरनली हील करते हैं, आपके रिजल्ट्स अच्छे रखते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आजकल ना इंस्टाग्राम, एआई जो हमारे फ़िल्टर्स हैं, इसकी ने नौजवानों की ऊपर बड़ा असर डाला है। तो आप कितना इसके ऊपर समझती हैं कि ये ज़रूरी है, या फिर इसकी बजाय आप कोई और तरीका है उसको इस्तेमाल करें? ये ज़रूरी इन द फॉर्म ऑफ जो है पिक्चर्स वगैरह लेना उसके लिहाज से, या ये रिप्लेसमेंट ऑफ योर वर्क? मतलब लोग अब फ़िल्टर्स लगा के पिक्चर्स लेते हैं, तो अगर आप वाक़ई प्यारा दिखना चाहते हैं तो उनको कोई और तरीका बताएँ ना आप। देखिए, ये तो अपने आप को ही धोखा देने वाली बात है ना। अगर एक इंसान फ़िल्टर लगा लेता है, क्या उसमें इतनी भी करेज नहीं है कि वो अपने आप को अपनी असलियत देख ले कि वो क्या है, वो अल्लाह ताला ने उसको क्या बनाया। आप जो अल्लाह ताला ने बनाया है ना, जो आप चीज़ें, जो आप एनर्जी और जिस इंटेंशन से आप फ़िल्टर सेलेक्ट करते हैं ना, आप उस इंटेंशन और एनर्जी के साथ अपने लिए प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करें, प्रोसीजर सेलेक्ट करें, डॉक्टर सेलेक्ट करें, ना कि फ़िल्टर सेलेक्ट करें। ठीक है। अच्छा, मैं अगर किसी एक आम अपने जैसे नौजवान के बारे में पूछ लूँ कि अगर किसी के पास महदूद बजट हो, तो वो कौन सी स्किन रूटीन करे? मिनिमम 3 स्टेप्स, मिनिमम भी यही है, मैक्सिमम भी यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा सा फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। स्किन टाइप एक है, अगर ड्राई स्किन है तो उन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो क्लिनजर लेना है, मिल्की क्लिनजर लेना है, ठीक है, अगर ड्राई स्किन है। अगर ऑयली स्किन है तो उन्होंने जेल बेस्ड क्लिनजर लेना है, और अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो उन्होंने सैलिसिलिक एसिड बेस्ड लेना है, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड या सैलिसिलिक एसिड बेस्ड। अगर नॉर्मल स्किन है तो उतना कोई कंसर्न नहीं होता, वो आपको पता है नॉर्मल स्किन के भी पैचेस होते हैं, कभी वो थोड़ा ड्राई हो जाती है, कभी वो थोड़ा ऑयली हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस वो चेंज कर लें अपनी ये वाली चीज़ें। मैं अभी आपको फेस वॉश की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर ऑयली है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड आप यूज़ कर लें। मोस्टली अगर ऑयली के साथ आपकी एक्ने प्रोन स्किन है ना, तो नाइसिनामाइड, अगर सिंपल एक्ने प्रोन स्किन है तो नाइसिनामाइड बेस्ड आप वो यूज़ कर लें फेस वॉश। अगर हमें एक्टिव एक्ने है ना तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड यूज़ करें। अच्छा, ठीक है। आप फेस वॉश की बात कर रही थी ना, स्किन को बार बार वॉश करने से, फेस वॉश से, तो ऑयल ज़्यादा जब बनने लग जाता है स्किन के ऊपर, या फिर कम होने नहीं, देखिए ये ना हमारा मॉइस्चर निकाल लेता है सारा, तो हमारी स्किन बल्कि एक्स्ट्रा ड्राई होती है। वो एक उसका मैकेनिज्म होता है कि उसके बाद सीबम तो मतलब सीबम या ऑयल तो आएगा ही, लेकिन वो अपने रूटीन में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपका एग्रेवेट हो जाएगा। आपकी स्किन बल्कि एक्स्ट्रा ड्राई होगी, तो आपने मतलब वही वाली बात है, थोड़ा बैलेंस के साथ 2 और 3 टाइम्स, या मैक्सिमम जब नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम्स आप यूज़ कर लें। और पहला स्टेप तो ये हो गया फेस वॉश का। दूसरा स्टेप हो गया कि उसके बाद आपने फेस वॉश कर लिया, आप अच्छा सा टोनर लगाना चाहते हैं लगाए, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, ठीक है, वो आपके पोर्स वगैरह को मतलब बंद करेगा, ठीक है। सेकंड में कि आप मॉइस्चराइजर लगाएं, वो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ना, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो स्किन केयर रूटीन आप अपने थर्ड ने टोनर मैंने ऑप्शनल रखा है, ठीक है। थर्ड जो है वो सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन आपने लगाना है, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। ये इवन टीनेजर्स को भी मैं कहती हूँ, जिनका बच्चों का 13-14 ईयर्स के बाद ना जिनका सन एक्सपोजर बढ़ना शुरू हो जाता है, इवन वो बच्चे भी करें, टिल 60 ईयर्स करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक कोई 20 साल नौजवान आपके पास आए, क्योंकि स्किन मुख्तलिफ होती है, आपके पास हर एज के पेशेंट्स आते हैं, अगर आपके पास कोई नौजवान आए या 40 प्लस आए, तो उनको क्या अलग अलग मशवरे देंगी आप स्किन के हवाले से? अगर एक 20 प्लस आएगा मेरे पास, तो मैं कहूँगी आप अपनी आने वाली टाइम में अपनी स्किन को बचाएं,
अभी ठीक उसके है। पास टाइम है, मार्जिन है, ठीक है, उनसे मैं कहूँगी कि आप ये वाले अपनी रूटीन रखें, साथ में अपने आप को इंटरनली बेटर रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, ठीक है। एक 40 इयर्स वाला मेरे पास आएगा तो मैं पहले उनकी स्किन को असेस करूँगी, मैं देखूँगी कि स्किन कितनी डैमेज्ड है, मैं उनसे कहूँगी अपनी जो डाइट है उसमें कोलेजन जो है ना वो शामिल करें, कोलेजन आप अर्ली लें या ठीक उसके है। ड्रिप्स लें, यार मतलब मैं उनको कोलेजन जल्दी कोलेजन, हाँ मैं उनको मतलब उनको करूँगी कि इसके ना, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं नहीं होंगे? नहीं कोलेजन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और हमें 30s के बाद हमारी बॉडी, हमारी स्किन को की जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाती है, हमें बाहर के सोर्स से लेनी पड़ती है। ठीक है। तो मैं 40 इयर्स का जो भी बंदा आएगा मैं उनसे कहूँगी कि आप अपनी रूटीन में देखिए, वो मिनिमम थी, मिनिमम टू मैक्सिमम थी, लेकिन अब उसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं, आप कोलेजन उसमें ऐड करें, आप रूटीनली अपने लैब टेस्ट करवाएं सो दैट पता चले कि आप में कौन सी डेफिशिएंसी आ रही है, ठीक है, सो दैट हम उसको हील करें। अब उनका ना क्योर वाला वो टाइम, मतलब जिसमें वो प्रिवेंट कर सकते थे ना, वो टाइम गुजर गया होगा 40 इयर्स ऐसा पे। ही है। बट अब इतने सारे हमारे जो यहाँ पे हीरोज़ हैं या देखिए ड्रामा एक्टर्स, वो नहीं लगता कि वो 20s में कि 40s में, ऐसा ही है। उन्होंने प्रोसीजर्स भी करवाए हैं, उन्होंने केयर भी की है। तो ऐसा। अगर आप वैसा लगना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म स्किन वैसी रहे, तो आप करें केयर, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, आपने डेफिशिएंसी की बात की ना, तो हम ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाते हमारे लोग जाके, वो डेफिशिएंसी की कॉज ही मालूम नहीं करना चाहते ऐसे ही या है करते ही बिल्कुल। नहीं, वो बस चाहते हैं कि बस ट्रीटमेंट हो। हाँ तो ये जी, टेस्ट भी ज़रूरी नहीं है? टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि इवन आप 6 मंथ्स के बाद देखें, टेस्ट कोई मुश्किल, कोई महंगे नहीं है। हुँ, आप KFC ना खाएं एक टाइम का, आप अपने ज़ाहिर टेस्ट करवा लें, आपको पता तो चले ना आपकी बॉडी इंटरनली कैसी है। इवन मतलब अल्लाह ना करे कभी ऐसा बहुत से इंसिडेंटल फाइंडिंग्स आपकी निकल आती हैं, लोगों को नहीं पता होता कि इंटरनली उनकी बॉडी में क्या चल रहा है, लेकिन जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जो है ना वो चीज़ें टाइमली आपके मैनेज हो पाती हैं। अच्छा, आखिर पे अगर एक प्यारा सा पैगाम आप इस नौजवान नस्ल को देना चाहें, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम है जेनज़ियर, ख़ासकर नौजवान नस्ल की बारे में हम बात करते हैं, आज भी की है, तो उनको क्या देंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि मेरा अपना जो लोगो और मेन एम है कि हेल्दी इनसाइड एंड ब्यूटीफुल आउटसाइड, इस चीज़ को बनाएं रखें, हुँ, और देखें अपनी चीज़ को, अपनी ज़ात को उस तरह से ऑन करें जिस तरह से अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। ठीक है। जो अल्लाह आपको आपकी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है ना, उसने आपको इस तरह से बना के भेजा है। अपने फीचर्स को, अपने स्किन को, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और इनको बेहतर करें। ठीक और ये है। जो वक्ती चीज़ें आती हैं ना, देखिए एक टाइम पे एक्ने आनी है, आनी ही आनी है। एक टाइम पे रिंकल्स आने हैं, मतलब रिंकल्स तो चलें जेनज़ी से आगे वाली बात है, ठीक है। उनको नहीं, लेकिन उसको ना ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करें। ये हुँ, कोई मसले की बात नहीं है, हर दूसरे बंदे को होगा और ये चला जाएगा, और ये वही वाली बात है कि उनको ना करें, पोप ना करें, ठीक है। वरना वो ज़्यादा मसला होगा। ठीक। और दूसरा ये कि सबसे द बेस्ट ज्वेलरी टू कैरी इज़ द कॉन्फिडेंस। ठीक है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस और स्किल है, यू हैव एवरीथिंग। ठीक है। डॉक्टर साहब, हम छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, कुछ मैं नाम आपको दूँगा, आपने उनके बारे में कोई जुमला, कोई लाइन, सीरम या सनस्क्रीन? सनस्क्रीन। सनस्क्रीन, ठीक है। एक्सपेंसिव क्रीम या स्लीप? स्लीप। ओके, व्हाई? देखिए स्लीप आपको इंटरनली हील करती है, आपकी चीज़ें ना उसको कहते हैं, इवन आपकी मेमोरी, आपकी ठीक याददाश्त है। वो जो है ना होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अच्छा, होती है। ब्यूटी ट्रेंड्स? ब्यूटी ट्रेंड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। नहीं ठीक होने है। चाहिए। अच्छा, स्किन केयर मिथ? कौन सा है अभी आजकल जो चल रहा है स्किन केयर मिथ? ये है कि हम जो है ना ये 10 स्टेप्स करेंगे, 12 स्टेप्स करेंगे तो हमारी स्किन अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है। एक आदत जो आज ही हर नौजवान छोड़ दे स्किन के हवाले से? सनस्क्रीन ना लगाना, लगानी चाहिए उनको ठीक है। अपनी स्किन। और एक चीज़, टिंटेड सनस्क्रीन, टिंटेड सनस्क्रीन? टिंटेड सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड है, जो गोरे वाइट 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 उनकी होती है नहीं पूरे, जब क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं तो हमें देखा वैसे फिंगर से ऐसे लगाते हैं ऐसा ही अपने, है। वो टिंटेड तो सनस्क्रीन टिंटेड होता है, सनस्क्रीन होती है। इसमें जिंक ऑक्साइड होता है, हमारे मतलब कोई भी ऑक्साइड होता है। क्रिकेटर मैच खेलने जाते हैं तो वो टिंटेड सनस्क्रीन लगाते हैं। अच्छा, हर एक आदत जो हर नौजवान आज ही अपना ले? हेल्दी डाइट ठीक और है। हेल्दी लाइफस्टाइल विद गुड कॉन्फिडेंस। ठीक है। डॉक्टर सदफ जाहिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। जी बिल्कुल, हमारी जेनज़ी को भी यही पैगाम है कि सनस्क्रीन लगाएं, अपनी जो स्किन है उसको खूबसूरत बनाएं, खूबसूरत नज़र आएं, क्योंकि आजकल जो डॉक्टर साहिबा ने बात की कि आपकी सबसे पहले जो पहचान है, जो लुक होती है, जो पहले नज़र आपकी चेहरे पर पड़ती है, तो आप अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे जो डॉक्टर साहिबा ने बताई हैं, तो आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।